नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। प्रदेश 360 की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर फ्लाईओवर से नीचे बस गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान जारी कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहली तस्वीरें भी आपके सामने आ गई हैं। लोगों को बस से निकालने की कोशिश हो रही है। तो एक बड़ा हादसा हुआ है गाजियाबाद में, जहां पर फ्लाईओवर के नीचे बस गिरी है और फिलहाल जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हुई है। बाकी लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो ये एक बड़ी घटना हुई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कितना नुकसान जानमाल का हुआ है, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, ये गाजियाबाद में किस जगह पर हादसा हुआ है और फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए, थाना सियानी गेट क्षेत्र पड़ता है और भाटिया मोड़ है, जहाँ पर एक टूरेंट ट्रेवल्स की जो बस थी वह जा रही थी। सामने से एक बाइक अचानक आ जाती है। उसे बचाने के चक्कर में जो गाड़ी है वो पुल से नीचे, फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, क्योंकि एक बस है जिसमें कि काफी सवारी है और वह नीचे, पुल से नीचे गिरती है। हालांकि अभी तक की जो स्थिति ये है कि उसमें एक शख्स की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है और बाकी को निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वह चल रहा है। हालांकि जो बस का जो पीछे वाला जो शीशा है वह तोड़ा गया है, उससे भी कुछ लोगों को निकाला। कहीं क्रेन्स मंगाई गई हैं और बस को खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और शक्ति, ये भी जानना चाहेंगे, जो फ्लाईओवर से बस गिरी है लगभग कितनी ऊंचाई होगी? देखिए, अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 50 से 60 फीट ऊंचाई, कहते हैं, इस फ्लाईओवर की ऊंचाई है जिससे बस गिरी है। हालांकि इसमें अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने लोग घायल हैं या कितने लोगों की मौत है। हालांकि शुरुआती दौर में एक शख्स की इसमें मौत की पुष्टि हुई है, कहते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो अस्पताल के लिए ले जाए गए हैं, जिन घायलों का उपचार चल रहा है, और बाकी जो लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शक्ति। और जिस जगह पर ये बस गिरी है वो नीचे का इलाका कैसा है? वहां पर तो कोई चपेट में नहीं आया? देखिए, अगर अभी तक शुरुआती जांच में ये नहीं कहा जा सकता कि इसके नीचे कोई दबा है या नहीं दबा। जब बस खड़ी हो जाएगी जब भी पता चलेगा। जो नीचे का जो इलाका था वो काफी कंजेस्टेड था। नीचे जो ठेली पटरी वाले वहाँ काफी रहते थे, लेकिन रात के समय हालांकि हो सकता है कि उस समय कोई भी वहाँ पर ना हो। लेकिन जिस तरीके से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और वो सारे हालात का जायजा ले रहे हैं। जो अफरा तफरी का माहौल है, हालांकि वहाँ पर जो क्रेन्स है वो लगाई गई हैं ताकि बस उठे और उठने के बाद ही पता चल पाए कि इस बस के नीचे कोई नीचे राहगीर जो शख्स है वह दब ना गया हो। जी अवधेश। बिल्कुल। फिलहाल कौन कौन से अधिकारी मौके पर शक्ति मौजूद हैं? ये देखिए, अगर बात की जाए पुलिस अधिकारियों की तो एसपी सिटी मौके पर मौजूद है, वहाँ के जो सीओ फर्स्ट है वो मौके पर मौजूद है और कई थानों की पुलिस मौजूद है। और जो प्रशासनिक अधिकारियों में अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो एडीएम सिटी है वो मौजूद है। यानी कि जो पूरा एक अमला है अधिकारियों का वो वहाँ पर मौजूद है और किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि जैसे इस घटना का पता चला, एक 60 ऊपर फीट से नीचे जो बस जिसमें सवारी मौजूद थी, टूर एंड ट्रेवल्स की थी, वो अचानक गिर जाए तो एक बड़ा मामला हो जाता है और उसमें जो जान माल है उनका हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वहाँ पर कितने लोग हैं उसमें नीचे दबे हैं और कितने अंदर थे। अभी तक ये शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में नहीं पता चल पाता कि उसमें कैजुअलिटी क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक शख्स की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारियों ने कर दी है कि इसमें एक शख्स की मौत अभी तक हुई है और बाकी सब जो उसमें दबे हैं या जो उसके अंदर हैं उन सबको निकाला जा रहा है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे शक्ति कि जिस इलाके में ये बस फ्लाईओवर से नीचे गिरी है वो इलाका किस तरीके का है? भीड़ भाड़ वाला है, बाजार वाला है या खाली रहता है? क्योंकि कुछ दुकानें दिख रही हैं जो शटर जिनका बंद है। देखिए, इलाका बाजार वाला है। अगर ये हादसा अब से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले होता तो हो सकता था कि ये जो मौतों का आंकड़ा ये बहुत ही ज्यादा हो जाता।
लेकिन रात का समय है, इस समय जो दुकानें हैं वो बंद हो जाती हैं, जो ठेली पटरी वाले हैं वो अपने घर चले जाते हैं। अगर वो तब वहां पर मौजूद होते तो ये जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ जाता। हालांकि शुरुआती दौर में ये बताया जा रहा है कि बस में ज्यादा लोग सवार नहीं थे, बस में कुछ ही लोग सवार थे, जिनमें से अभी एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। और नीचे जो दबने वाली जो बात आ रही है सामने, वो अभी तक इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि अभी तक बस जो है वो वहां पर पलटी हुई है और उसे उठाने की कोशिश की जा रही है और जो बड़ी बड़ी क्रेन्स है वो वहां पर मौके पर मंगा ली गई हैं। शुक्रिया शक्ति, नजरें बनाए रखिएगा, फिर से आपके पास अपडेट्स के लिए आएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल कुछ ही महीने का वक्त बचा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। समाजवादी विजय रथ पर सवार अखिलेश आज जब बुंदेलखंड से कानपुर देहात पहुंचे तो जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में सड़कों पर बड़े बड़े पुल दिखाई दे रहे हैं। 2022 चुनाव पुल और बुलडोजर हटाने वाला है, पुल और बुलडोजर हटा देगा। बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई और रोजगार छीने। दूध का प्लांट लगा समाजवादियों की सरकार में, और बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा कारखाना लगाया है? तो बुलडोजर से डराते हैं, बुलडोजर से। और अभी सड़कों पे देख करके आ रहे हैं, हमें बड़े बड़े पुल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पुल, सड़क के डिवाइडर पर पुल खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए 22 का चुनाव पुल और बुलडोजर हटाने वाला है। पुल और बुलडोजर अभी सुनने में आ रहा है। 4.5 साल तो कुछ किया नहीं, कुछ किया हो तो बताओ। 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, नौकरियां छीन ली, रोजगार छिन गए, रोजगार छिन गए। और इससे पहले अखिलेश यादव का समाजवादी रथ जालौन पहुंचा। अखिलेश यादव ने जनसभा के बाद दत्त सुंदरी और एसपी सरकार की पूर्व सांसद फूलन देवी की मां मुला देवी से मुलाकात की और उनके हाथों को चूमते हुए जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान फूलन की मां ने अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आश्वासन दिया। और समाजवादी परिवर्तन यात्रा के जरिए यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष युगपाल यादव ने अपने भतीजे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से गठबंधन के मुद्दे पर आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि फोन पर उनके और अखिलेश के बीच बात हुई है और उनकी प्राथमिकता है कि समाजवादी पार्टी और प्रसपा का गठबंधन हो। देखिए, हमारी टेलीफोन से बात हुई है और राजनीति में कभी संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो ऐसे में अखिलेश जी का भी रथ निकल रहा है, आप भी निकाल रहे हैं, तो इसका एनालिसिस निकाल के क्या माना जाए 22 नवंबर को नेताजी के जन्मदिन पे कुछ तोहफा मिलेगा प्रदेशवासियों को? देखिए, ये तो देखिए अब तो ये तो मैंने तो कई बार कहा कि एक हो जाओ। तो आज जो बात हुई इससे लग रहा है कि कुछ मामला बनेगा? देखिए, संभावनाएं, मैंने कहा कि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं और किसी को भी कभी बातचीत का दौर बंद नहीं करना चाहिए। और इधर हाथरस पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर जयंत चौधरी को पगड़ी बांधी गई। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो किसानों का सालाना 12 से 15 हज़ार रुपए देंगे। यही नहीं, आलू का रेट भी बढ़ाया जाएगा, राशन में 3 किलो आलू भी फ्री दिया जाएगा। हमने फैसला किया कि हमारी सरकार चौधरी चरण सिंह जी के नाम से उनकी स्मृति में 23 दिसंबर को आप 6,000 देते हो, उस 6,000 को बढ़ाकर 12,000 प्रत्येक किसान को और जो
और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से। इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। मुलाकात में प्रियंका ने पश्चिमी यूपी में रैली को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रियंका गांधी मेरठ में किसान रैली कर सकती हैं। इमरान मसूद ने संगठन को लेकर भी प्रियंका गांधी से बातचीत की है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। इमरान मसूद मिलने के लिए पहुंचे थे और प्रियंका गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। पश्चिमी यूपी में रैली को लेकर चर्चा हुई, रैली को लेकर बातचीत हुई है। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हर वर्ग के वोटर के बीच पैठ बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत भाजपा ने अपने बसपा का कोर वोटर समझे जाने वाले जाटव वोटरों को अपने पाले में बुलाने के लिए पार्टी के दलित चेहरे उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को मैदान में उतारा है, जो यूपी के सभी 75 जिलों में जनता के बीच जाएंगी। आज लखनऊ पहुंचने पर अवध क्षेत्र अनुसूचित मोर्चा ने बेबी रानी मौर्य का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम से जुड़े पोस्टर में भी बेबी रानी मौर्य के नाम के साथ जाटव जोड़ दिया गया। माना जा रहा है कि भाजपा बेबी रानी मौर्य को एक बड़े जाटव लीडर के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने जो मुझे कार्य दिया है मैं वो करूँगी। मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है, ना मैंने कुछ कहा है। पार्टी जो कार्य देती रही है मुझे हमेशा से, मैंने वो भी बोला है। पार्टी ने जो कार्य मुझे दिया वो मैंने किया है। इधर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र में चल रहे दुर्गा पूजन के अवसर पर सीएम योगी ने मां महागौरी का पूजन किया। इस दौरान सीएम योगी ने विधि विधान के साथ महागौरी की पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि किया गया। लखीमपुर हिंसा को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग की गई। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा जुलूस निकला यूथ कांग्रेस का और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 घंटे की पूछताछ के बाद अंकित दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद अंकित के साथ उसके वकील उर्फ काले को भी कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने दोनों की 14 दिन की रिमांड मांगी। हालांकि बाद में अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। इस दौरान सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। आपको बता दें कि हिंसा के मुख्य आरोपी माने जा रहे आशीष की सुबह पुलिस रिमांड कल सुबह 10 बजे खत्म हो रही है। शिखर भारती की पुलिस कस्टडी रिमांड पे सुनवाई थी, उस पर आदेश हुआ है। 14-17 तक 3 दिवस के लिए पुलिस कस्टडी में स्वीकार किया गया है। आशीष पांडे और आशीष मिश्रा दोनों अभियुक्तों की जमानत खारिज हुई है। और तीसरा घटनाक्रम अंकित दास को और लतीफ को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। उनकी पीसीआर की बहस हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व है। और अब बात बिजली के संकट की, क्योंकि कोयले का जो बखेड़ा शुरू हुआ है उससे डर है कि कहीं अंधेरा न हो जाए। देश पर मंडराया अंधेरे का संकट। कोयला खत्म, बत्ती गुल। कोयले की कमी ने पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अंधेरे का संकट ला दिया है। ईंधन के आसमान छूते दाम वैश्विक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल कोयले की कमी से देश भर में बिजली सप्लाई की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। यूपी भी इससे अछूता नहीं है। कई पावर प्लांट में क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। कोयले की कोई कमी ना हो, इसके लिए सीएम योगी पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। चुनाव करीब है और योगी नहीं चाहते कि बिजली कटौती भी एक मुद्दा बन जाए। बैठक में योगी ने कहा कि समय त्योहारों का है, ऐसे मौकों पर बिजली कटौती उन्हें मंजूर नहीं। यही वजह है कि योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि यूपी सरकार को महंगी बिजली क्यों न खरीदनी पड़े, लेकिन कटौती नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उत्तर प्रदेश में 6 बजे से और सुबह 7 बजे तक किसी भी तरह की रोस्टिंग पूरे प्रदेश में ना हो। तो ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। वहीं कोयले की कमी से होने वाले बिजली संकट को देखते हुए अब खुद पीएम मोदी ने इस मामले में दखल देते हुए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके जरिए जल्द ही राज्यों को हो रही कोयले की कमी और बिजली संकट को दूर किया जाएगा। हालांकि बिजली संकट के लिए कहीं न कहीं वो राज्य जिम्मेदार हैं जिन पर कोल इंडिया के करीब 21,000 करोड़ रुपए बकाया है।
आपको बताते हैं कि राजस्थान पर लगभग 278 करोड़ का बकाया है, वहीं महाराष्ट्र को 2600 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। तमिलनाडु पर 1100 करोड़ रुपए बकाया है। बंगाल को कोल इंडिया को लगभग 2000 करोड़ रुपए देने हैं। पंजाब पर कोल इंडिया का 1200 करोड़ रुपए का बकाया है और मध्य प्रदेश पर 1000 करोड़ रुपए बकाया है। कर्नाटक पर 23 करोड़ रुपए बकाया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ पर लगभग 125 करोड़ रुपए बकाया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो करीब 250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने हैं। अच्छी बात यह है कि इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। अप्रैल 2021 में कोल इंडिया के पास 10 करोड़ टन कोयले का स्टॉक था, जबकि 2020 का अप्रैल महीने की बात करें तो ये स्टॉक 7.5 करोड़ टन कोयला था। लेकिन राज्यों ने न तो कोयले का स्टॉक सुनिश्चित किया और न ही कोल इंडिया की बकाया राशि को चुकाया। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी कोयले की कीमत की वजह से भी इस पर असर पड़ा है। इसका नतीजा ये हुआ कि राज्यों ने आयात बंद कर केंद्र से अतिरिक्त कोयले की मांग की। राज्यों ने जब इस मामले में आंख खोली तब देश के 135 ताप बिजली घरों में से आधे से ज्यादा संयंत्रों में कोयले का भंडार महज 5 दिनों का ही रह गया। हालांकि केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि बिजली का संकट नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसका ध्यान भी रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सारथ सिंह, जिनका पार्थिव शरीर शाहजहांपुर पहुंच गया है। पार्थिव शरीर शाहजहांपुर के ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग हॉस्पिटल में रखा जाएगा। सुबह जिला प्रशासन के अधिकारी इस शव को लेकर उनके पैतृक गांव पहुंचेंगे, जहां पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। आजमगढ़ में दुष्कर्म पीड़ित मृतक बच्ची के परिजनों ने एसपी की गाड़ी रोकी तो गुस्साए एसपी ने सरेआम उनकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। रौनापार थाना क्षेत्र की किशोरी की इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों संग ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव किया। पुलिस अधीक्षक के बाहर निकलते एक युवक एसपी के वाहन के सामने आ गया। इतने में गुस्सा एसपी साहब ने युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि एसपी साहब को इतना गुस्सा क्यों आता है। सवाल ये है कि क्या ऐसे उत्तर प्रदेश की पुलिस में बदलेगी, और सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी अपने इस बदमिजाज एसपी की तस्वीर देख रहे हैं।